ठीक आ रहे हैं फिट? हाँ ठीक। हेलो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको हम जो कक्षा 10 में केमिस्ट्री में जो आपका 4th लेसन है, हम बात करते हैं 4th लेसन पे कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि जो है कार्बन और एवं उसके यौगिक जो हैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी जो है डिमांड पे इस लेसन को जो हम लेकर के आएंगे और इस जो है लेसन को हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन सभी तथ्यों पर जो है हम एक बहुत ही बारीकी से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम 2 भागों में समझेंगे क्योंकि एक भाग में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में समझेंगे, ठीक है। आज एक पार्ट में जो है कुछ भाग हम समझ लेंगे और जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझाने का प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और इस लेसन को जो है पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कि जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। उसी डिमांड से जो है हम और आपके लिए जो है इन केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर हैं उनको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है, किस तरह हम चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा 10 रासायनिक विज्ञान जो आपके लेसन 4 में है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस लेसन में हम कार्बन और इसके यौगिक के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं बड़े बारीकी से। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कार्बन के महत्वपूर्ण पॉइंट। मतलब अगर हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि मुझे कम से कम कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास है कार्बन के महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बन क्या है। तो कार्बन में क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन, अगर आपसे प्रश्न आता है कि कार्बन धातु है या अधातु, तो हम क्या बताने वाले हैं कि कार्बन जो है वह एक अधातु है और इसका जो प्रतीक होता है उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कार्बन को अगर हम देखा जाए किस प्रतीक से लिखते हैं तो C से जो है कार्बन लिखा जाता है। और अब मैं बात करूँ इसके परमाणु क्रमांक की, किसके, कार्बन के। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 6 जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है। और हम बात करें इसके द्रव्यमान क्रमांक की, तो द्रव्यमान जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12 होता है। परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो हम कहेंगे कि 12.0107 जो है इसका मात्रक होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है, तो 2.4 जो है, सॉरी 2 पॉइंट नहीं, 2,4 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। संयोजकता इसकी कितनी होती है, तो संयोजकता जो है इसकी 4 होती है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ तक जो है हमने बारीकी से चीज़ों को पढ़ लिया है कि कार्बन क्या है, कार्बन का जो है धातु है, अधातु है, इसका प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान भार क्रमांक, सॉरी द्रव्यमान क्रमांक कितना है, परमाणु जो द्रव्यमान है उसका मात्रक कितना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है और संयोजकता कितना है। अब हम इसको चर्चा करते हैं कि जो ये कार्बन है कहाँ पाया जाता है और किन किन वस्तुओं में या किन किन चीज़ों में पाया जाता है। क्लियर है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूपटल पर उपस्थित कार्बन की मात्रा, मतलब भूपटल अर्थात जो हमारे ज़मीन पर है, पृथ्वी पर है, पूरे भूभाग पर है, इस पर हमारे लिए कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं। कार्बन नंबर ए क्या कहता है, भूपटल में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में जो है पाया जाता है। अब हमारे जो भूभाग अर्थात पृथ्वी पर है वो हम कह सकते हैं कि जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला या पेट्रोलियम के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो हम कहेंगे 0.02% जो है ये पूरे भूभाग पर पाया जाता है। नंबर बी कहता है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितनी पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि वायुमंडल में उपस्थित कितने प्रतिशत जो है ऑक्सीजन और कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, वो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है ये आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे
कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत और ऑक्सीजन जो है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे चर्चा करते हैं क्या है। ये भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे व जीव जंतु कार्बन में यौगिक से बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कार्बन है ये एक मनुष्य के रूप में, पेड़ पौधे में, कागज, पुस्तक, कपड़ा, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस लेसन में जो है हमारे पास आबंध पढ़ने को होते हैं। तो आबंध किस प्रकार के हैं, कितने आबंध होते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखो चीज़ों को जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी छूट सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न छूट जाएगा, है ना, और इसको आप चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। देखते हैं रासायनिक आबंधों के प्रकार, मतलब रासायनिक जो आबंध है इसके कितने प्रकार होते हैं भाई। तो रासायनिक आबंध को हमने देखा कि नंबर 1 जो है वो आयनिक आबंध और नंबर 2 सहसंयोजी आबंध। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो है इसमें आबंधों के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के आबंध पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे सर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो हमारा आयनिक आबंध हो गया और दूसरा हमारा कौन सा है, सहसंयोजी आबंधन हो गया। ठीक, अब हम समझते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले ये कि आयनिक आबंध क्या होता है किस प्रकार का आयनिक आबंध होता है, इसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बढ़ते हैं नंबर 1 आयनिक आबंध पर। ठीक है, तो आयनिक आबंध क्या होता है इसको हम जानते हैं। कहता है आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। मतलब ऐसा जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि आयनिक आबंध। अच्छा, एक प्रश्न है आप सभी से कि आप सभी लोग बताएंगे, जैसे मान के चलो एक कोई परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु है, तो इसमें जो है ऊपर जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका जो नाभिक होता है, किसी परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। ठीक, तो हम बताएंगे सर इसके नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्लियर है सभी को, किसी परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी बाह्यिक कक्षा में जो है इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है सभी को। अब हम समझते हैं कि आयनिक आबंध में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को हम आयनिक आबंध कहते हैं। ये किस प्रकार जो है अपना क्या करते हैं, आबंध को बनाता है, किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले मेरे पास है Na अर्थात सोडियम, Cl अर्थात क्लोरीन। क्लियर है सभी को। तो 2 हमारे पास ये हैं, एक तो सोडियम है और एक तो क्लोरीन है। अब मैं सभी से पूछ रहा हूँ एक प्रश्न कि ये बताइए कि जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं भाई, कोई बात नहीं है। देखते हैं यहां तक चीजें हम समझ गए कि जो सोडियम होता है, सोडियम का भैया कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, और जो क्लोरीन होता है इसका जो है कितना परमाणु क्रमांक होता है, तो 17 होता है। ठीक है, एक बात हम और आपको बता दें कि किसी भी परमाणु में जो है किसी भी कह सकते हैं कि परमाणु में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कोई भी ऐसा यौगिक होता है जिसमें परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसी पर उसमें जो है परमाणु में कितने होते हैं, प्रोटॉन, और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लिया जाए सोडियम है, सोडियम में भैया परमाणु क्रमांक कितने हैं, 11, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे 11 होंगे। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अभी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत आराम से, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो जो क्लोरीन है इसमें परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है, 17, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 17। मतलब जिस भी परमाणु में जितने भी परमाणु क्रमांक होते हैं उसका उतना ही प्रोटॉन और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई है। तो आगे हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2,8,7, और जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 2,8,1 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब कहोगे सर ये आता कैसे, हम पहचानेंगे कैसे इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं और आप सभी को जो है हम 2 मिनट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना समझा देंगे। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो आयनिक आबंध बन रहा है ये किस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर जो है
मैंने नोट करके लिख रखा है कि एक तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये जब भी कभी अपना आबंध बनाते हैं तो आबंध बनाने के लिए इनके कम से कम इनके बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन के जो है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए अपना किसी से आबंध बनाने के लिए। और सभी जितने भी हमारे पास होते हैं परमाणु, उनको बनाने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, अगर मैं इसका आदान प्रदान कराऊं, ठीक है, तो इस सोडियम तो एक ऐसा परमाणु है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने भी दुनिया के प्रतीक हैं, ठीक, जितने भी दुनिया के हमारे पास परमाणु हैं, वो अगर किसी से संबंध, किसी से आबंध बना रहे हैं तो उनको बनाने के लिए कितने, उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की कम से कम आवश्यकता होती है। और जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इनको आबंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये कैसे समझेंगे कि जो एक, मान लिया जाए एक परमाणु है, इसके बाहरी कोश में अर्थात बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कैसे पहचानेंगे, तो इसको भी बताएंगे। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2,8,7 है, तो किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और उसका जो सबसे दाएं साइड में जो लिखा होता है नंबर, वही उसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम देखें सोडियम में, तो सोडियम में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था 2,8,1, क्लियर है। तो इसके बाहरी कक्षा में भैया, बाहरी तरफ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसके बाहरी कक्षा में जो है। इस प्रकार क्लोरीन की बात करें तो इसमें कितने हैं बाहरी कक्षा में, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है सभी को। मतलब किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके जो दाएं साइड में सबसे अंक लिखा होता है, वही उसके बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, इनके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अब क्या है, सोडियम के पास अपनी इतनी ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इनसे 7 ले ले, जो 7 ले ले तो एक इसके पास 8, क्योंकि भैया इनको बनाने के लिए आबंध कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, क्लियर है। तो इनके पास तो 1, तो 7 इनको और चाहिए, तो ये अगर इनसे 7 ले भी ले तो इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये जो है 8 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण कर सके। ठीक है, और इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सके, मतलब किसी दूसरे को दे दे, तो होगा क्या, तो बनेगा कैसे आबंध। तो आबंध बनाने के लिए क्या है, इनके पास ये 8 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर देंगे, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन को दे देंगे। ठीक है, अब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन जब इनको दे देंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा भाई 2,8, बाहर 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मिल जाएगा, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इनके पास 2,8 रह जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चला गया, उसका तो आदान प्रदान कर लिया इन्होंने, है कि बात सही नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं कि जो सोडियम ने है उसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो इसने अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो इनके पास 2,8,7, इनके बाहरी जो कक्षा था, जो बाहरी कक्ष थी इनकी ये वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अभी इन्होंने 1 तो ले लिया ना सोडियम से, तो कितने हो गए, अब हो गए इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब तो आबंध बन सकता है ना, क्योंकि इन्होंने भी 1 अपना त्याग कर दिया, तो इनके पास भी 2,8 बचे। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। जब इनके पास 8 बचे तो अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगता है, प्लस का चार्ज लग जाता है, मतलब धनायन का कह सकते हैं या धनात्मक कह सकते हैं, चार्ज उसके ऊपर लग जाता है। तो भैया इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसके ऊपर किस चीज़ का चार्ज लगेगा, प्लस का, है ना, क्योंकि भैया मेरे पास पैसा थे और मैंने किसी को दे दिया, तो मेरे पास तो है ना, मैं तो प्लस में चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि इन्होंने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इन्होंने त्याग किया, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर क्या लगता है, धनात्मक चार्ज लगता है। और जो भैया ग्रहण करता है, इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, मतलब किसी दूसरे से लिया, तो इसके ऊपर कैसा लगेगा, ऋणात्मक चार्ज लगता है। कैसा, ऋणात्मक, क्योंकि ये तो कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी दूसरे से पैसा ले लिए। ये समझ में आई, किसी दूसरे से पैसा ले लिया तो ये काहे में है, ये तो माइनस में चल रहे हैं। तो ये चीज़ कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर किसका चार्ज लगता है, तो हम कह देंगे सर धनात्मक चार्ज लगता है, और जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज लगता है।
क्लियर है सभी को। तो अब हम देखते हैं एक बात और कि इसके ऊपर जो है धनात्मक चार्ज लग गया, इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज लग गया, लेकिन जिसके ऊपर धनात्मक चार्ज लगता है उसको बताओ हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे या अधातु कहेंगे? बताइए सभी लोग फटाफट कि जो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करता है किसी दूसरे के लिए तो उसके ऊपर धनात्मक चार्ज लगता है। तो धनात्मक चार्ज लगता है, लेकिन अगर उसके ऊपर धनात्मक चार्ज लग गया तो जिस परमाणु में धनात्मक चार्ज लगता है उसको हम धातु कहेंगे या फिर अधातु कहेंगे? बताइए। तो अभी हम बताते हैं कि जिसके ऊपर प्लस का चार्ज लगता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, धातु कहते हैं। और जिसके ऊपर जो है माइनस चार्ज लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, उसको हम अधातु कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब बढ़े आगे। अब हम देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने जो है लिख दिया था कि हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे ये परमाणु हैं जो अपना किसी से अगर आबंध बनाएंगे तो इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी जितने हमारे पास रह गए अन्य, उन सभी को बनाने के लिए, आबंध बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी एक पॉइंट आगे और देखते हैं कि जो कार्बन है वो आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो कार्बन है वो आयनिक आबंध नहीं बनाता है। तो क्यों नहीं बनाता है भाई, है ना, क्यों नहीं बनाता है, क्या कारण है इसका? तो इसको चलो हम देखते हैं क्या है। कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं क्योंकि कारण है, क्या कारण है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, जो कि दोनों क्या है, जो कि दोनों क्या है, संभव नहीं है, जो कि दोनों संभव नहीं है। इसी कारण आयनिक आबंध नहीं बना सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आबंध तभी बनाते जब भैया इनको कम से कम इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते। बात सही है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास परमाणु क्रमांक 6 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 बनेगा। तो अर्थात इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो इनके अंदर एक चांस है, इसके अंदर केवल एक चांस है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लें, अपने अंदर ग्रहण कर लें, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करें। भैया 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर सकते, क्यों? अगर त्याग कर देंगे तो इनकी बाहरी कोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तब भी समस्या है। समझ में आ गई बात? तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, ना ही अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर सकेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो अपना आयनिक आबंध नहीं बनाता है। अच्छा, जो कार्बन है वो अगर आयनिक आबंध नहीं बनाता है तो कौन सा आबंध बनाएगा? तो हम कहेंगे कि सर कार्बन जो है वो आयनिक आबंध नहीं बनाता है, इसलिए वह सहसंयोजी आबंधन बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उसकी संयोजकता एवं उसके बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब किसी भी परमाणु की जो है परमाणु क्रमांक संख्या और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी संयोजकता, इन सभी चीज़ों को जो है हम पूर्ण रूप से समझने वाले हैं। क्लियर है सभी को? तो देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर मैंने 20 यहाँ पर जो है आपके परमाणु लिख दिए हैं, सबके एक एक प्रतीक लिख दिया है, उन्हीं को एक क्रम से समझने वाले हैं। देखेंगे नंबर 1 पर क्या है। नंबर 1 पर हाइड्रोजन, एक नंबर पर है, मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी परमाणु के जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे थे कि सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 2,8,1। तो इन सभी को अगर हम जोड़ लें तो 8 2 10 11 और परमाणु क्रमांक कितना है, 11। क्लियर है सभी को? तो जिस किसी का परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही टोटल उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना? तो इसीलिए देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक कितने हैं, 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना है, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते कैसे हैं, तो एक ट्रिक होती है इसकी। ठीक है, उस ट्रिक से हम समझते हैं कि एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, उस ट्रिक से आप फटाफट कर पाएंगे, है ना। ट्रिक क्या है, 2,8,8,2। इस ट्रिक पर अगर हम जाएंगे तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है फटाफट निकाल पाएंगे।
क्लियर। इसका मतलब है कि पहले जो बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर 8 होने चाहिए, फिर उसके बाद 8 होने चाहिए और फिर उसके बाद 2 होने चाहिए। तो सभी को हम समझेंगे। इसके पास देखो भाई एक ही हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो टोटल इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। तो बाहरी कक्षा में 2 होने चाहिए थे, लेकिन अभी तो हमारे पास एक ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 1। अब हम बात करते हैं हीलियम। हीलियम पे, तो हीलियम के परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा भाई, बाहरी कक्षा में 2 कम से कम, मतलब लिमिट उसकी है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हीलियम के पास 2 परमाणु क्रमांक हैं, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना बन जाएगा 2। अगली बात करते हैं लिथियम। ये क्या है भैया लिथियम। लिथियम का क्या है परमाणु क्रमांक कितने हैं 3। परमाणु क्रमांक यदि 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है पहले 2 और बाद में 8 तक चलेगा, 8 से कम भी चलेगा। तो इसमें हमने देखा कि 3 भैया हमारे पास परमाणु क्रमांक है, बात सही है कि नहीं, 3 परमाणु क्रमांक हैं, तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम रखेंगे 2, तो 2 रख दिया। इसके बाद अभी मेरे पास कितना बच गया 1, तो अगले कॉलम में जो है अगले इसकी कक्षा में हम 1 इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास मैंने बताया कि इसको अगर मुझे निकालना था तो मेरे पास 2,8 पे 2 पे जाना था, तो लिथियम के पास 3 परमाणु क्रमांक है, तो बाहरी कक्षा में हम कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसके बाद जो है हमको बाहरी कक्षा में जाना होगा, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, तो 1 मेरे पास रह गया तो उसको हमने अगली कक्षा में रख दिया। इसका मतलब लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बना 2,1। ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज करो जैसे मुझे निकालना है ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 8 है। परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कॉलम में कम से कम 2, तो पहले कॉलम में मैंने 2 रख दिया। अब परमाणु क्रमांक कितने हैं 8, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए 8। अभी हमारे पास हैं कितने, हमारे पास जो परमाणु क्रमांक है कितना है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में टोटल इलेक्ट्रॉन जो कितने होते हैं 8, है ना। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, पहले कक्षा में मैंने कितना रख दिया 2, तो 2 अगर रख दिया तो 8 में से 2 हमने रख दिया, मेरे पास बचे कितने गए 6, बचे कि नहीं बचे, तो 6 को हम अगली कक्षा में रख देंगे, अर्थात हम कह सकते हैं 2,6 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में अब आने लगी होंगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार हम बनाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आप किसी का भी निकाल लो। सपोज करो जैसे हम मैग्नीशियम का निकालें, है ना, मैग्नीशियम का निकालते हैं, तो मैग्नीशियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना है 12, परमाणु क्रमांक कितना है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, पहली कक्षा में 2, अगर मैंने 12 में से 2 रख दिया तो मेरे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, तो अगली कक्षा में हम कितने रख सकते हैं 8, तो 8 रख दो। मेरे पास कितने हो गए अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, अब मेरे पास कितने बचे 2, क्योंकि भैया परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 12 होने चाहिए टोटल। बाहरी कक्षा में हमने रख दिया कितने 2, फिर दूसरी कक्षा में हमने रख दिया कितने 8, तो 10 तो हमने रख दिया ना 12 में से 10 रख दिया, मेरे पास कितने बचे 2 बचे, तो 2 को हम उसके अगली कक्षा में रख देंगे, 2 को उसकी अगली कक्षा में। तो जो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना वो कितना बना 2,8,2, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने वाला है। ऐसे तुम किसी का भी निकाल लो। जैसे हम बात करते हैं Ar 18 नंबर पर जो है आर्गन, 18 नंबर पे आर्गन, तो आर्गन पे हम बात करते हैं। आर्गन का यदि हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे भैया, आर्गन का अगर हमें निकालना है तो हम चर्चा करेंगे आर्गन कितने नंबर पर है भैया 18। इसका मतलब परमाणु क्रमांक जो है आर्गन का कितना है 18 है। ठीक है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, तो पहली कक्षा में 2 रख देंगे, अगली कक्षा में हम 8 रख सकते हैं, 8 रख देंगे, तो 10 तो हमने रख दिया ना, तो 18 में से 10 रख दिया, अब हमारे पास बचे कितने 8 बचे, तो इसको हम इसकी अगली कक्षा में रख देंगे, 8 रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बना 2,8,8, जो कि आर्गन में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है निकालना सीख गए होंगे। मतलब अगर आपको इनका परमाणु क्रमांक संख्या पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से चुटकियों में जो है निकाल सकते हैं। ठीक, किसी का भी निकालिए, आप किसी का भी निकालिए। जैसे मैं बात करूं ये पोटास के को हम किससे प्रदर्शित करते हैं पोटास से, तो अगर मुझे इसका निकालना हो तो भैया इसका परमाणु क्रमांक याद हो कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है 19, परमाणु क्रमांक कितना है 19, तो निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में 2 रखेंगे, अगली कक्षा में 8 रख सकते हैं, कितने हो गए 10, मेरे पास कितने हैं 19, तो 19 रखने हैं ना, तो फिर अगली कक्षा में लिमिट कितनी है 8 की,
तो 8 और रख दिए, कितने हो गए 18। अभी भी मेरे पास एक रह गया, तो उसको हम अगली कक्षा में रख देंगे। तो जो हम कह सकते हैं पोटास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा, तो 2,8,8,1। और एक बात याद रखना, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके मैंने बताया कि जो दाईं साइड में लिखा होता है वही उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पोटास है, पोटास के परमाणु में जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो पोटास के जो है परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर यहाँ तक आ गई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी जो है संयोजकता भी पढ़ने वाले हैं और उसकी बाह्य कक्षों की संख्या में मैंने पढ़ लिया है। अब हम निकालते हैं कि इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो है जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले उसी प्रकार जो है हम उसकी संयोजकता निकालते हैं। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो हम चर्चा करेंगे अब संयोजकता पर। ठीक है, इसकी हम संयोजकता पे चर्चा करने वाले हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। तो एक बात ये भी सिंपल सी है, किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो अंतिम बाह्य कक्षा होती है, बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होती है, लेकिन सब में नहीं। किस किस में, अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हम ये कह सकते हैं किसी भी परमाणु के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्य कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन यदि आ रहे हैं तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। कैसे, जैसे हम ये कहें कि बताओ भैया ये बेरियम जो बोरान जो है, बोरान का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 2,3 है। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। कैसे, अभी हमने बताया कि अगर किसी भी परमाणु क्रमांक में उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 2, 3, 4, इनमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे इसमें इनमें से क्या आ गया भैया, 3 आ गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक सर समझ में आ गया। लेकिन किसी भी मान लिया कोई ऐसा परमाणु आ गया जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1, 2, 3, 4 नहीं, इससे ज़्यादा आ गए इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तब उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, ये भी बात है। तो चलो देखते हैं इसको भी कैसे निकालेंगे, देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है 8 - x। मतलब अब हम क्या करेंगे, अगर किसी भी परमाणु में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसके जो बाहरी कक्ष में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तब तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो हम 8 से माइनस करके निकाल लेते हैं। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, 2,5 है। जब 2,5 है तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो इसकी संयोजकता 5 ही थोड़ी ना हो जाएगी, है ना, 5 थोड़ी नहीं बता देंगे, क्योंकि हमने ये बताया कि 1 या 2 या 3 या 4 अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी संयोजकता वही होगी। तो सर इससे कैसे निकालेंगे, तो अभी तो बताया कि 8 से माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 से माइनस कर देंगे 5, कितना बचेगा, 3। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है इसकी संयोजकता कितनी हो गई, सर 3 हो गई। ये तो सबसे सिंपल हो गया, है ना। तो इस प्रकार तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है क्या संयोजकता निकाल सकते हो। लेकिन संयोजकता निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो किसकी सहायता पड़ेगी, तो परमाणु क्रमांक की सहायता पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये जो हीलियम है ये एक अपवाद है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। यही एक ऐसा अपवाद है जिसका जो है संयोजकता 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता है तो आप जो है ये सहसंयोजी आबंधन बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, एक भी प्रकार से आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए थी, अगर मुझे सहसंयोजी आबंधन पढ़ना है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनती है। क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आप
सहसंयोजी आबंधन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 भेद होते हैं। एकल आबंधन होगा, द्वि आबंधन होगा, त्रिसंयोजी आबंधन होगा, उसमें डबल बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो उसके लिए आप बताओगे कैसे, है ना। तो इसको अगर पढ़ने के लिए मुझे ये सारा जो है, इसका परमाणु क्रमांक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो आप आराम से जो है सहसंयोजी आबंधन समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं किस चीज़ को, सहसंयोजी आबंधन को। इस पर अब हम चर्चा करेंगे कि सर सहसंयोजी आबंधन किस प्रकार बनता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले सबसे सीखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना। ठीक है, चलो अब हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो संरचना होती है वो किस प्रकार बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो भी बता दिया है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना किस प्रकार निकालते हैं। क्या शांत रहो। चलो समझते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने पढ़ लिया है अभी तक। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना किस प्रकार निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन जो विन्यास है वो किस प्रकार निकालते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे होता है, संयोजकता किस प्रकार निकालते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है हमने पढ़ लिया है। अब हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार बनते हैं, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नहीं आएगी तब तक आप जो है सहसंयोजी आबंधन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो संरचना होती है वो किस प्रकार बनती है। क्लियर है सभी को, तो देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि C2H6 एथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो C2H6 है एथेन, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार बनती है। तो इसकी संरचना हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि C अर्थात कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसकी संरचना बनाते हैं भाई। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन रख लीजिए, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। ये मेरे पास 2 कार्बन को हमने रख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कैसे बनेगी संरचना, कार्बन का जो है आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तभी जाकर के आप इसको बना पाएंगे। कोई बताएगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,4। ठीक है, सभी लोग समझ गए। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा, 2,4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास भैया 2 कार्बन थे। ठीक है, तो कार्बन पे हम कितने इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इस पर जो है प्रदर्शित कर दीजिए। हमने लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ये। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे लगा दिया, तो 4 इसको भी चाहिए, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 यहाँ पर। कार्बन पे हमने जो है 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। किसी को कोई समस्या। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो हम जानेंगे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बना वो 2,4 बना। और किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में। ठीक है, तो कार्बन का समझ गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6। तो इसके जो चारों तरफ है वो हाइड्रोजन को जो हम लगा देते हैं। तो 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दिया, 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है। अब कोई लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा सर। ठीक है, तो इनके भी 1-1 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। फिर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। इसके पास कितना है, 1 परमाणु है। इस हाइड्रोजन के पास भैया सभी के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी को जो है हमने 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कार्बन के पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब हम जो है इनको आबंध बनाते हैं, मतलब इनको जोड़ते हैं। तो एक बात इससे पहले हमने बताई थी आपको कि हाइड्रोजन जो है वो अगर किसी परमाणु से अपना यौगिक आबंध बनाता है तो उसको कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है,
2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं हाइड्रोजन को कार्बन के साथ बनाते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये जो है बिंदु संरचना इसकी बन जाएगी। तो इसी प्रकार इधर भी बन जाएगी, इसी प्रकार इधर भी हाइड्रोजन बना लेगा और इसी प्रकार इधर भी हाइड्रोजन बना लेगा, इसी प्रकार इधर भी बना लेगा और इसी प्रकार इधर भी बना लेगा। मतलब जो हाइड्रोजन है उसने तो कार्बन के साथ भैया जुड़ गया, उसने आबंध बना लिया। लेकिन अब बता जो कार्बन है, कार्बन को किसी के साथ आबंध जब बनाता है तो उसको कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉनों की। तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किससे लेगा, इससे लेगा भैया, है नहीं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो देखते हैं किस प्रकार। इसके पास कितने भैया, कार्बन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, 2 परमाणु हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 इधर कार्बन का। तो 4 तो कार्बन के थे, 1 हाइड्रोजन 5, 1 इसका 6, 1 इसका 7, 7 हो गए। लेकिन इसको किसी के साथ आबंध बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो इससे भैया 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इसी प्रकार ये भी, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 1 इससे ले लिया, 1 इसके पास यहाँ पे था, 1 इससे ले लिया, 1 इसके पास यहाँ था, 1 इससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके पास थे, तो 1 ये इनसे ले लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनती है। ठीक है, सभी को आशा करते हैं समझ में आ गया हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसलिए जो है हम अपना दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। अभी हमने देखा एथेन का, अब हम देखेंगे एथीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो 2 में जो है हम आराम से बिल्कुल विधिवत अच्छे से जो हम सीख जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब कैसे हम एथीन का बनाते हैं। तो एथीन में जो हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने भी है, कार्बन तो हमारे पास 2 है, तो 2 कार्बन रख लीजिए, 1 इधर रख दिया, 1 इधर रख दिया। ठीक, 2 कार्बन रख दिया। अब बताएंगे कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया था कि 2,4 होता है, 2,4 होता है। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। तो इस पर जो हम प्रदर्शित करेंगे वो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो 4 है, 4 प्रदर्शित कर दीजिए। 1 यहाँ लगा देते हैं, 1 यहाँ लगा देते हैं, 1 यहाँ लगा देते हैं और 1 यहाँ पे, 1 1 लगा देंगे और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन हमको इसको दे दिया। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो 4 ही हैं, तो इनके चारों तरफ जो है प्रदर्शित कर दीजिए। तो 1 हाइड्रोजन को हमने यहाँ रख दिया, 1 हाइड्रोजन को हमने यहाँ रख दिया, 1 हाइड्रोजन को जो हमने यहाँ रख दिया, 1 हाइड्रोजन को यहाँ। तो 4 तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, 1 2 3 4, 4 ही तो हाइड्रोजन थे। तो इसको क्या करो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा के इसके साथ लगा दीजिए, है ना। नहीं तो वो किसके साथ जोड़ेंगे इसको, इस इलेक्ट्रॉन को किसके साथ, भाई किसी ऊपर के साथ जोड़ देंगे, है ही नहीं ऊपर, तो किसके साथ जोड़ेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। हाइड्रोजन के पास कितना भैया, हाइड्रोजन के पास 1 होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम जोड़ते हैं कि जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बताएंगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 1 तो इसके पास था, तो 1 1 इससे ले लेगा, कार्बन से। तो 1 इसने कार्बन से ले लिया, 1 इसने भी कार्बन से ले लिया, 1 इसने भी कार्बन से ले लिया और 1 इसने ले लिया। तो हाइड्रोजन तो जुड़ गए। अब कार्बन को जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, सर 8 होती है। तो 8 ये कहाँ से लेगा, तो हम देखेंगे कि 1 कार्बन का था, 1 हाइड्रोजन, 2 हो गए, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 यहाँ 4 हो गए और 2 यहाँ पर 6 हुए, है ना। कार्बन के पास भैया कितने हुए, 6 हुए। और इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 8। तो 8 कैसे मिलेंगे, ये कहेगा भैया तुम भी हमें ज़रा दे दीजिए एक, है ना। इससे मांग लेगा पड़ोसी से एक उधार, है बात सही कि नहीं, पड़ोसी इसीलिए तो होता है, हाँ, उधार मांगने के लिए, फिर देने मत जाओ वापस। ठीक है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन से मांग लिया, पड़ोसी से 2 कार्बन मांग लिया भैया। तो इसके पास 2 थे, 2 यहाँ 4 4 2 6, अब 2 इससे ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। इसने क्या कहे, अब कहा अच्छा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, चलो अपना भी बनाते हैं। तुमने हमसे ले लिया, हम भी तुमसे लेंगे, है ना, कि इसको भी चाहिए। इसने देखा कि भैया 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 4 हो गए और 4 2 6 हो गए। अरे धोखा खा गए, हमारे पास से ले गया, बहुत चालाक इंसान है। इसने भी कहा भैया हमको भी चाहिए, नहीं तो हम कैसे बनाएंगे। इसने भी क्या बोला, इससे ले लेंगे, है ना।
तो इसने भी इससे ले लिया। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन को जो कार्बन के साथ जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, तो इसने भी एक उससे मांग लिया था, तो हो गया, है ना। तो इस प्रकार जो है ये क्या कर लिए, इसकी संरचना जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आ गई है तो हम बढ़ते हैं नंबर 2। एक हमने समझ लिया कि आयनिक आबंध क्या होता है, अब हम दूसरा समझने वाले हैं कि सहसंयोजी आबंधन क्या होता है। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंधन समझते हैं एक बार क्या होता है। सहसंयोजी आबंधन कहता है कि 2 परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब सहसंयोजी आबंधन है, ये कहता है मैं दूंगा नहीं, मैं ले लूंगा भी। भैया दोनों काम करेंगे, अगर हम देंगे तो हम लेंगे भी, मतलब साझेदारी करेंगे, आधे आधे का हिस्सा रहेगा। अगर आपने कोई हमसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको भी दीजिए, है ना, साझा करेगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई। सहसंयोजी आबंधन समझ गए कि सर जहाँ पर 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजी आबंधन होता है। और आयनिक आबंध, आयनिक आबंध क्या कहता था, जहाँ पर 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होती थी, परस्पर आदान प्रदान होता था, उसको हम आयनिक आबंध कहते थे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि सहसंयोजी आबंधन कैसे लेता है दूसरे से। चलो देखते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे पास O2 है, अर्थात ऑक्सीजन है, तो हम समझते हैं एक ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। तो एक यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे, इसको जरा रेज करते हैं, है ना, एक यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे रख दिया। अब कोई बताएगा मुझे कि ऑक्सीजन जो होते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,6 होता है। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास कितने भैया हैं, तो 6 हैं। मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो इसको 6 प्रदर्शित कीजिए। तो 2 इधर लगा दी, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब जो 2 बचे वो चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर, तुम कहीं भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। चलो मैं क्या करता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ, है ना, ऊपर लगा देता हूँ। चलो अब देखते हैं, इनके पास भी ऐसे 2 ऊपर और 2 इधर और 2 इधर। अब ये क्या करेंगे भैया, इनको अगर किसी के साथ जुड़ना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 8 इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन है इनके पास कितने, 6। तो क्या भैया, पड़ोसी के पास जाओ, मांगो कि भैया 2 हमको भी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2 हमको चाहिए, उसने कहा ले जाओ। तो क्या करेंगे, ये जा करके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसके पास कितने हो गए भैया, 8 हो गए ना, 2 2 4 तो 6 और 2 8। इसका तो काम बन गया। इसने देखा अरे अब हमें भी चाहिए, तो इसने कहा अरे भाई तुमने गए हमसे, हमको भी तो दीजिए 2, है ना। तो इसने कहा भैया 2 हमको भी चाहिए। तो 2 2 4 2 6 तो इसके पास थे ही, ये कहेगा ये वाले तो जो है हमको भी दे दीजिए। तो इसको भी हमने ले लिया। तो कितने हो गए, 8 इसके पास, 8 इसके पास। इसने परस्पर साझेदारी की, अगर 2 तुमने लिया तो 2 हमें भी दीजिए, है ना। तो इस प्रकार इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है सहसंयोजी आबंधन है। सहसंयोजी आबंधन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। क्लियर है। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एकल सहसंयोजी आबंधन होता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। हमारे पास है एकल सहसंयोजी आबंधन, दूसरे नंबर पर है द्विसहसंयोजी आबंधन और नंबर 3 पर है त्रिसहसंयोजी आबंधन। ये किस प्रकार के आबंधन है, इनको हम अब आराम से सीख पाएंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो सीख ली है, अब तो हमारे लिए बड़ा सरल हो गया। नंबर 1 पर देखते हैं कि एकल सहसंयोजी आबंधन क्या होता है। एकल सहसंयोजी आबंधन कहता है जब 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ क्या होता है, एकल सहसंयोजी आबंधन होता है। एकल का मतलब जहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनेगा, वहाँ पर एकल सहसंयोजी आबंधन होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए एकल सहसंयोजी आबंधन किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे सर जब किसी 2 परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसे हम एकल सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है H2 अर्थात हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि इसकी जो है किस प्रकार ये साझा करता है। तो एक भैया हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कोई बताएगा कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 1 होता है। तो भैया इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक ही है। तो आपस में जब साझेदारी करेंगे तो हाइड्रोजन को किसी दूसरे परमाणु के साथ जब साझा करता है या आबंध बनाता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2। तो एक इसके पास था ही, एक ये इससे ले लेगा और ये वाला इससे ले लेगा। तो ये हमारी क्या बन गई, ये एक हमारा बन गया
संरचना। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, एकल सहसंयोजी आबंधन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। द्विसहसंयोजी आबंधन क्या होता है, यहाँ पर कहता है जब दो परमाणुओं के बीच में दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विसहसंयोजी आबंधन कहते हैं। देखते हैं इसके लिए क्या है। इसके लिए मेरे पास ऑप्शन में है, उदाहरण में O2 ऑक्सीजन। इसको भी देखते हैं क्या है। एक हम समझा चुके हैं, ये O2 ऑक्सीजन, बिल्कुल यही प्रक्रिया वहाँ पर हमको बनानी है, यही द्विसहसंयोजी आबंधन है। तो मेरे पास दो थे, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। इसके लिए इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 हम फटाफट बना लेंगे, है ना, 6 फटाफट बना लेंगे। तो हमने बना लिया। अब इनको अगर साझा करना है आपस में तो 2 ये इससे लेंगे, है ना, और ये 2 इससे ले लेंगे। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है इनसे 2 ले लेगा और ये वाला 2 इनसे ले लेगा। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विसहसंयोजी आबंधन हो जाएगा। चलो एक और बचता है मेरे पास, त्रिसहसंयोजी आबंधन। इसको भी समझ लेते हैं। त्रिसहसंयोजी आबंधन क्या होता है, कहता है जब दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, परस्पर 3 जुड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिसहसंयोजी आबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है N2 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास कितना भैया, 2 हैं। तो 2 इनको फटाफट रख लीजिए, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। अब जो नाइट्रोजन है इसका कोई बताएगा कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताएगा तो 5 होता है सर। ठीक है, चलो 5 होता है तो बनाते हैं। 5 होता है भैया, 5 नहीं होता है, कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है। गुड। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा, तो 2 और 5 बनेगा, है ना, 2 और 5 बनेगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। तो 5 को दर्शाएंगे सर, 3 यहाँ पर लगा देंगे। सर 2 तुम कहीं भी उठा के लगा दो, क्या मतलब है ना, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। 3 यहाँ पर लगा दिए और 2 जो है इधर लगा दिए। अब ये परस्पर जब साझेदारी करेंगे तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भैया, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये कहेंगे भैया जी तुमको 3 हमको दे दो, है ना, तो 3 ले लिया। 5 इनके पास थे, 3 इनसे ले लिया, कितने बन गए, 8। ये बोले अच्छा भाई हमको भी तो चाहिए, तो 3 ये इन्होंने इससे ले लिया। तो इसके पास भी कितने हो गए, 3 हो गए। असल में ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिसहसंयोजी आबंधन हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। आज जो हमने है कार्बन के बारे में इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको देख लिया। ठीक है, आबंध जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध, सहसंयोजी आबंध, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए किस प्रकार जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, और सहसंयोजी आबंधन जो इसके 3 होते हैं, एकल सहसंयोजी आबंधन और जो द्विसहसंयोजी आबंधन और एक त्रिसहसंयोजी आबंधन, इनको भी हमने समझ लिया है कि किस प्रकार होती। अब हम कल जो है अपरूप पढ़ेंगे, जो अपरूप होता है अपरूप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे आयुपेक्षीय नाम बचे हुए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक ये जो भाग 1 है आपका हमने कंप्लीट करा दिया है। अब भाग 2 में जो इसका आधा पोर्शन बचा हुआ है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा लेसन है दो ही वीडियो के माध्यम से जो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये केमिस्ट्री है, जब तक आप एक पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं बैठेंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से आपके एग्जाम में सिलेबस में जो प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, कोई बात कहने वाली नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपका जो है कह सकते हैं एग्ज़ाम है, क्या आप उसके लिए 1 से 1.5 घंटा समय नहीं दे सकते हैं? अगर आपने 1.5 घंटा समय दे दिया तो ये चैप्टर जो है आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। मतलब यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप कर पाओगे, है ना। तो कल आने वाले भविष्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो हम इतना रखने वाले थे, अगर हम आप समझते हैं भाग 2 में इसके आगे की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।